Hello students, how are you? I hope all of you are well. This is your new book of social science for class 8. This is your syllabus of history. Geography, and civics. These are the name of chapter which you have to study this year. Look at this. Today we will start the first lesson of geography. And the name of the chapter is When, Where, and How. First lesson of history. When, where, and how. कब, कहाँ और कैसे. हिस्ट्री की कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, सम इंसिडेंट्स ऑफ द हिस्ट्री which was happened in our country. When was it happened, where was it happened, and how was it happened. We will study in this chapter. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हिस्ट्री में जो कि हमारे देश में घटित हुए, कुछ ऐसी घटनाएं, तो कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड. फर्स्टली you should know that our history has been divided into 3 parts: ancient history, medieval history, and modern history. You have studied about the ancient history in class 6 and about the medieval history in class 7, and in class 8 you are going to study about the modern history. Let's start. Last year we studied about the history of India till the 18th century. 18वीं शताब्दी तक पिछली साल यानी क्लास 7 में आप लोगों ने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा. We read about the rise of the Mughal Empire and also its decline which created a power vacuum. किस तरह से मुगल एम्पायर का उदय हुआ और किस तरह से उसका डिक्लाइन यानी पतन हुआ, और फिर उसके पतन के बाद पावर जो थी वो किस तरह से वैक्यूम हुई यानी खाली हो गई, यानी उसके पावर को भरने के लिए देखिए कौन आते हैं. दिस वैक्यूम वॉज फिल्ड बाई डिफरेंट स्टेट्स एंड रूलिंग ग्रुप्स. जैसा कि आप लोग जानते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने लास्ट ईयर, और नहीं पढ़ा तो जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है. औरंगजेब जो कि मुग़ल एम्पायर का एक बहुत ही पावरफुल रूलर था. तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर जो रूलर आते हैं वो उतने पावरफुल नहीं होते कि पूरे इंटायर कंट्री को एकजुट करके रख सके. सो दैट्स वाई बहुत सारे स्टेट्स अपने आप को एक फ्री स्टेट के रूप में देखने लगते हैं, बहुत सारे रूलिंग ग्रुप्स आ जाते हैं, और फिर ये जो पावर वैक्यूम होती है यानी खाली होती है, उसको ये स्टेट्स और रूलिंग ग्रुप भी फुलफिल करते हैं. दस वी हैव सीन मेनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैव सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस. तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुए
उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंसेस आए, इट मीन्स द रिजल्ट आया। सून आफ्टर द ब्रिटिश इरा इन इंडिया बिगेन, और उसके कुछ ही समय के बाद भारत में ब्रिटिश का काल शुरू हुआ, यानी अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ हमारे देश के ऊपर। इवन दो द ब्रिटिश हैड फर्स्ट came to India as a trader, they managed to gain political power by the 18th century. सबसे पहले तो अंग्रेज हमारे के यहाँ एक व्यापारी के रूप में ही आए थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के मिड तक आते आते वो लोग क्या हो गए, हमारे के यहाँ पॉलिटिकल पावर को गेन करने में सक्सेसफुल हो गए। दिस ब्राउट अबाउट चेंजेस इन द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। और जब अंग्रेज़ों का पॉलिटिकली रूप से हमारे देश के ऊपर शासन शुरू हो गया, तो बहुत सारे परिवर्तन यानी चेंजेस आने लगे। किस चीज़ों में आने लगे, तो हमारे राजनीति में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, हमारे समाज में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सारे चेंजेस आने लगे देश के। द डोमिनेशन बाय द कॉलोनियल पावर एंड इट्स इफेक्ट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और आप लोग जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे कंट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया कॉलोनियल पावर के द्वारा, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं उसका ही रिजल्ट था कि नेशनलिज्म की भावना भारत के लोगों में उत्पन्न होने लगी, यानी राष्ट्रवादिता, राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकजुटता, है ना, यूनिटी। हम सब यूनाइटेड होके अपने नेशन के लिए आवाज़ उठाने लगे। प्रियर टू द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन एंड हॉलैंड हैड ऑलरेडी अराइव्ड इन इंडिया इन द 15th सेंचुरी। जब हमारे के यहाँ यूरोप के ट्रेडर्स आए, उससे पहले ही हमारे के यहाँ पुर्तगाल से, फ्रांस से, स्पेन से और हॉलैंड से ऑलरेडी 15th सेंचुरी में ही ट्रेडर्स आ चुके थे। द riches of the country and the profitability of the spice trade attracted this trader, है ना। हमारा देश जो इतना समृद्ध था, यानी जो रिच था, वो हमारे देश की रिचनेस और फिर जो लाभ हो रहे थे व्यापारियों को मसाले को लेकर के, उसने कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट किया हमारे देश में आने के लिए। इन द 16th सेंचुरी Many trading factories were established by the British. 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश के द्वारा बहुत सारे फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की गई। फ्रेंच एंड डच कंपनीज, सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं, फ्रेंच और डच कंपनीज के द्वारा भी। सिंस देयर वाज अ हाई डिमांड फॉर द इंडियन पेपर, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट इन यूरोप, ट्रेड फ्लोराइज्ड एंड दिस इन टर्न enriched द मुगल ट्रेजरी। हमारे के यहाँ से पेपर मीन्स वॉट है, PEPPER, पेपर मीन्स गोलकी, है ना। दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्पाइस, मसाले का एक प्रकार है जिसको हम लोग हिंदी में गोलकी कहते हैं, जो हमारे घर में हमेशा यूज़ होता है। टेक्सटाइल, कपड़ों का, है ना, हमारे के यहाँ का कॉटन बहुत ही बेस्ट था। और हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें हमारे के यहाँ की डिमांड में रहती थी। तो ये सब यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में था, और अगर यहाँ से ले जा रहे थे तो उसके बदले टैक्स पे करना पड़ता था उनको। तो इससे हमारे मुगल ट्रेजरी में को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, यानी मुगल एम्पायर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहे थे। सो देयर इमर्ज्ड अ राइवलरी अमंग द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ दिस कंट्री लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। और फिर देखते ही देखते ये राइवलरी यानी प्रतिस्पर्धा जो थी ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में, कहीं ना कहीं मतभेद का कारण बन गई, आपस में झगड़े होने लगे इन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। फाइनली इट वॉज द इंग्लिश हु succeeded in establishing monopoly over trade with India। और फाइनली हमारे देश के साथ व्यापार करने में जो मोनोपोली का मतलब क्या होता है बाबू? मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी सिर्फ अंग्रेज़ों का ही अधिकार हमारे के यहाँ रह गया इस युद्ध के बाद व्यापार में, यानी अंग्रेज़ ही हमारे के यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार करने लगे, या बोलिए तो सिर्फ उनका ही व्यापार।
The second half of the 18th century saw the consolidation of English East India Company political power. सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी यानी 1750 के बाद का जो समय था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक शक्ति जो था वो कंसोलाइड हो रहा था. इसमें कंसोलाइडेशन एक वर्ड यूज हुआ. कंसोलाइडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलाइडेशन का मतलब होता है जमावट, यानी वो लोग जड़ से मजबूत हो रहे थे. उनका पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था. They established a large, well-grounded domination in India by seizing political power from the Indian ruler. और हमारे इंडियन रूलर से पॉलिटिकल पावर को सीज करके यानी छीन करके वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के लोगों पे क्या कर रहे थे? डोमिनेशन कर रहे थे, यानी रूल कर रहे थे, उन पे दबाव बना रहे थे. In this class, we will focus on how they become the political masters of India and the emergence of the call to end the British rule. और इस क्लास में हम लोगों को इसी चीज़ को पढ़ना है या फोकस करना है कि किस तरह से पॉलिटिकल मास्टर बने अंग्रेज़ भारत के, और किस तरह से फिर हमारे यहाँ के लोगों ने एक कॉल लिया कि नहीं, अब वो समय आ गया है कि हमें ब्रिटिश रूल को हमारे देश से ख़त्म करना है. नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, दैट इज़ न्यू रूलर्स अ न्यू एरा. अभी अंग्रेज आ गए थे तो एक नया अवधि, एक नया समय भी आ गया था. द ब्रिटिश रूल ब्राउट अबाउट चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल स्पेस ऑफ इंडिया. भारत में चेंजेस आपने देखा तो बहुत सारे चेंजेस आए जब अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ शासन हुआ. तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन में हमारे यहाँ चेंजेस हुए, पॉलिटिकल राजनीतिक चेंजेस हुए, इकोनॉमिक आर्थिक चेंजेस हुए, और एजुकेशनल शैक्षणिक एंड कल्चरल स्पेस हमारे क्या, यहाँ तक कि सभ्यता में भी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले. इन दिस बुक वी विल डील विद द 2.5 सेंचुरी इन विच इंडिया वॉज डोमिनेटेड बाय द कॉलोनियल पावर. इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे कि 250 साल है ना, किस तरह से भारत पे कॉलोनियल पावर रहा और किस तरह से उन लोगों ने हमें डोमिनेट किया. We will also study about the national movement along with the ideas, revolutions and prominent leaders who formed crucial component of the movement. हमारे देश में किस तरह से नेशनल मूवमेंट आए, किस तरह से नए नए आइडियाज़ आए, रेवोल्यूशंस हुआ, किस तरह से बहुत ही पॉपुलर लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, आपका भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, बहुत सारे बाल गंगाधर तिलक हो गए. इस तरह से बहुत सारे लीडर्स के बारे में आप लोग जानिएगा, आगे पढ़िएगा, जिन्होंने एक क्रूशल कंपोनेंट यानी बहुत ही अहम भूमिका निभाई हमारे यहाँ के मोमेंट्स में, आंदोलन में. बाय द 18th century देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड imperialism and many European countries including Britain, France, Germany, Portugal and Netherlands has established colonies in Asia and Africa. 18वीं शताब्दी में मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर एम्पेरियलिज्म चल रहा था, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी यहाँ पे नीचे में है नाम दिया हुआ है, ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मनी, पुर्तगाल, नीदरलैंड, सब एशिया और अफ्रीका में अपनी अपनी कॉलोनीज बनाने में लगे हुए थे. द ब्रिटिश कॉलोनीज वेयर टुगेदर नोन एज क्रॉन कॉलोनीज. और ब्रिटिश कॉलोनीज को एक साथ किस नाम से जानते थे? तो क्रॉन कॉलोनीज के नाम से जानते थे. ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉलोनीज इंडिया वॉज द मोस्ट coveted part of the British Empire and was often referred as the jewel of the British Crown. भारत से अंग्रेज़ों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे एरिया ज़्यादा थे, तो उसका एक रिज़ल्ट हो रहा था कि ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन के नाम से इंडिया को संबोधित किया जा रहा था. देखिए, दिस इज़ योर नेक्स्ट पेज. मोर टू नो में आपका दिया हुआ है, वंदे मातरम के बारे में बताया गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचित था. उनकी एक उपन्यास है आनंद मठ, जो कि 1882 में लिखी गई थी उनके द्वारा. उसी में उन्होंने वंदे मातरम का सॉन्ग लिखा है.
The British period also saw the unification of the various part of the country into the nation that is known as India. ब्रिटिश का समय है ना हमारे यूनिफिकेशन, भारत के यूनिफिकेशन के नाम पे से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे पार्ट्स जो थे, अलग अलग जो पार्ट्स थे भारत के, उन सबको कंबाइंडली इंडिया के रूप में जाना जाता था. द नेटिव प्रिंसली स्टेट हैड accepted the British supremacy and they had been allowed to rule themselves. है ना, ब्रिटिश के अधीन हो गए बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, और उन्होंने जब ब्रिटिश के अधीन हो गए वो, तो फिर उनको रूल करने को अलाउ किया गया. रूल तो वही कर रहे थे, बट सुप्रीमेसी किसकी थी, सर्वे सर्वा कौन था या सुप्रीम पावर कौन था, तो वो ब्रिटिश ही थे. The territories directly controlled by the British were called British Raj, under which Madras, Bombay and Bengal were established as presidencies. देख लीजिए, बॉम्बे है, मद्रास है और बंगाल है. ये तीनों वो सिटीज़ हैं जो कि आपके पोर्ट सिटीज़ हैं, यानी ये समुद्र के सटे हुए तीनों शहर हैं, और ये तीनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, मेन सेंटर थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंग्रेज़ों के समय में. और जो डायरेक्टली अंग्रेज़ों के द्वारा टेरिटरीज कंट्रोल किया जाता था उसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता था. Unlike the earlier invaders, the India could never stop seeing the British as foreigners, and thus they could never be assimilated into the Indian masses. This led to the rise of nationalism in India as the people wanted liberation from the rule of the foreigner. जिस तरह से हमारे के यहाँ बहुत सारे इन्वेंटर्स आए, उस तरह से ही हम लोग अंग्रेज़ों को भी देख रहे थे, और कभी भी इंडियन मासेस जो थी उन लोगों ने अंग्रेज़ों को फॉरेनर के रूप में ही देखा, कभी भी उन्हें अपने हितकर के रूप में नहीं देखा, यानी जो उनका हित करे, जो उनकी भलाई में कोई भी डिसीजन ले. और कहीं ना कहीं इसी का रिजल्ट था कि हमारे क्या नेशनलिज्म की भावना थी, और हम सब चाहते थे कि ये अंग्रेज़ों के राज से हमें मुक्ति मिले. द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड सॉवरेनिटी वेयर स्ट्रेस्ड बाय द अर्ली इंडियन नेशनलिस्ट. कहीं ना कहीं जो आइडिया था, आइडियल्स थे, आदर्श थे, डेमोक्रेसी का, इक्वलिटी का, लिबर्टी का और सॉवरेनिटी का, ये कहीं ना कहीं अर्लियर ही हमारे इंडियन नेशनलिस्ट ने जिक्र कर दिया था, जो कि बाद में हमारे संविधान में जुड़ गया. द शेयर डोमिनेशन एंड ऑपरेशन ऑल्सो यूनाइटेड द मासेस. और जो इक्वली सबके डोमिनेट कर रहे थे, सबके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा था, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पॉपुलेशन को एक साथ लाने में, इंडिया को एक साथ लाने में मदद करता है. बाय द 18th By the 18th century, India was being viewed as a nation, a state having shared tradition and a long historical past, and this also inspired the Indian freedom movement. फिर बाद में आने के बाद ऐसा देखने लगा कि हमारा देश तो एक ही तरह की ट्रेडिशन को शेयर करता है, एक ही तरह का हिस्टोरिकल पास्ट है हमारा, ऐतिहासिक पास्ट रहा है हमारा, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमारे फ्रीडम मोमेंट को इंस्पायर करती है और कहीं ना कहीं हमें एकजुट बनाती है. द ब्रिटिश इन इंडिया हैड बिकम मोर विजिबल एंड परमानेंट विद द कंसोलिडेशन ऑफ इट्स पॉलिटिकल पावर. पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि जब पॉलिटिकली ब्रिटिश यहाँ पे अपने पावर को कंसोलाइड कर रहे थे, यानी स्ट्रॉन्ग बना रहे थे और मजबूती से मजबूत बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट करना या फिर उनको परमानेंटली मोर विजिबल हो गए थे, दिख रहा था ये सारी चीज़ें. मेनी imposing structures with a distinct British character were built at different places.
Many hill stations were also set up to take refuge from the scorching Indian summers. Some of these were Uti, Shimla, Darjeeling, and Nainital, where we still can see British influence on the architectures. हमारे क्या आप सब ये जानते हैं कि गर्मी काफ़ी पड़ती है भारत में, और अंग्रेज़ जहाँ से बिलोंग करते थे यानी ब्रिटेन में, तो वहाँ पे गर्मी बहुत कम पड़ती है, वहाँ पे ठंडा एक प्रदेश है, तो उनको गर्मी काफ़ी लगती थी। इस वजह से उन लोगों ने काफ़ी हिल स्टेशंस बनाए। जब यहाँ की काफ़ी गर्मी पड़ती थी तो वो लोग हिल स्टेशन चल जाया करते थे। इसमें से कुछ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से ऊटी, शिमला, दार्जिलिंग और नैनीताल था, जहाँ के आर्किटेक्चर्स पे यानी आज भी वहाँ पे भवन जो बने हुए हैं, बिल्डिंग्स जो बने हुए, उनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर ब्रिटिश अफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फ्रॉम द वेयर हाउस एंड गोडाउंस बिल्ड ड्यूरिंग द trading days and the military cantonments built later, British architecture was used as a reminder of the British authority in India. Moreover, they also maintained sufficient troops in the country. Many barracks were constructed to house these troops. Administrative buildings were also erected in Delhi and the presidencies, Madras, Bombay and Calcutta. आज भी जो स्टोर हाउस हो गया, वेयर हाउस जहाँ पे सामान वगैरह रखते, गोडाउंस वगैरह, वहाँ पे देखेंगे तो फिर वो या फिर जो बाद में मिलिट्री के रहने की जगह बनाई गई, वहाँ पे ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स या फिर उनकी अथॉरिटीज़ साफ साफ किस तरह से इंडिया में होती थी वो देखने को मिलती है। वो लोग काफ़ी ट्रूप्स मेंटेन करते थे, काफ़ी सोल्जर्स रखते थे, तो उनके रहने के लिए बैरक्स वगैरह यानी जगह बनाते थे। बैरक्स वो घर जहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वगैरह आप लोग देख लीजिए, चाहे दिल्ली में हो या फिर मद्रास, बॉम्बे या कलकत्ता। मद्रास इस मीन्स चेन्नई, बॉम्बे इस मीन्स मुंबई एंड कलकत्ता इस मीन्स कोलकाता, जो कि आज की डेट में वहाँ पे आज भी देखने को मिलता है वो इन्फ्लुएंस। द ब्रिटिश रूल ऑल्सो ब्राउट about a significant shift in the Indian educational system. The traditional system began to be replaced by the English education, and the English language also became important, and many schools and universities were established under their rule. एक बहुत ही बड़ा चेंज आया था अंग्रेज़ों के समय में हमारे यहाँ, और वो था इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में, यानी हमारी पढ़ाई लिखाई। पहले हम ट्रेडिशनल सिस्टम से पढ़ाई कर रहे थे, जिसको कि इंग्लिश एजुकेशन ने रिप्लेस कर दिया, जो कि आगे आपको चैप्टर में पढ़ना भी होगा। एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म की जो पढ़ाई थी उसको फॉलो करते थे, और एंग्लिस्ट जो कि आपका मॉडर्न यानी साइंटिफिक पढ़ाई जो थी उसको फॉलो करते थे। तो अंग्रेज़ जो थे उन्होंने एंग्लिस्ट यानी साइंटिफिक पढ़ाई को फॉलो किया था, और हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए थे उस समय। द इंग्लिश लैंग्वेज उस समय इतना इम्पॉर्टेंट बन गया था कि सारे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के रूल्स आ गए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज से ही पढ़ाई होगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रियोडाइजेशंस, है ना, किस तरह से पीरियड्स में बांट दिया गया। तो द पीरियड्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 8 इज रेफर टू एज मॉडर्न पीरियड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मॉडर्न पीरियड है ये। दिस पीरियड बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच मार्क्ड अ चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बिगनिंग इन यूरोप। इट ब्राउट अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज एज अ स्प्रेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। जो मॉडर्न पीरियड था कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आया, है ना, औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं, और इसमें प्रोडक्शन में काफ़ी चेंजेस हुए। शुरुआती में तो यूरोप में था, जो जहाँ की सामाजिक और राजनीतिक चेंजेस हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे ये विश्व के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। दिस ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट वॉज हाउएवर डिफरेंट इन इंडिया एंड द अदर कॉलोनीज। इंस्टेड ऑफ एडवांसमेंट in technology and industry, the local Indian industries declined due to the influx of the finished goods from यूरोप। हमारे कंट्री पे इसका ही बहुत ही बड़ा बैड इफेक्ट पड़ा था। बोलिए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो हमारे यहाँ की जितने भी लोकल यानी जो हैंडलूम्स थी या फिर हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती थी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज थी, वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई।
वो बंद हो गई, क्योंकि हमारे के यहाँ दूसरे देशों से फिनिश्ड गुड स्पेशली यूरोप से यानी इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से मंगाया जाने लगा और उसी को बेचा जाने लगा हमारे मार्केट में। इंडिया नेक्स्ट पेज है ये आपका। इंडिया बिकम merely a supplier of raw material at cheap rates, which helped British industries to progress. Being exploited, the standard of living of the Indians declined. This is the reason why the modern period in India is called the colonial period by the Indian historians. हमारे क्या ये काफ़ी समय था, क्योंकि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन हो गए, इंडिगो हो गए, शुगर केन हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सारी चीज़ों को ले जाया जाता था और काफ़ी कम दाम में हमारे यहाँ के पेजेंट से, किसानों से ख़रीदा जाता था और फिर उन्हीं का गुड तैयार करके यानी उसी से सामान तैयार करके हमारे ही मार्केट में लाके काफ़ी हाई प्राइस में बेचा जाता था। इस वजह से हमारे यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफ़ी नीचे गिर गया था। इसी वजह से बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस जो थे मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड के नाम से बुलाते हैं। अभी देखिए मैपिंग है। फॉर efficient administration of the country, the British government carried out survey under the Survey of India, which had been set up in Dehradun. अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि अगर इफेक्टिव वे में एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए सर्वे कैरी आउट करना पड़ेगा, यानी पूरे देश का सर्वे करो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पे किस तरह का मौसम है, कितनी नदियाँ हैं, पहाड़ है, पठार है, किस तरह का जोग्राफिकल फीचर है। और सबसे पहले इसके लिए सर्वे डिपार्टमेंट जो था वो आपको देहरादून में सेट किया गया था। द फर्स्ट सर्वे वॉज कैरिड आउट अंडर द इनिशिएटिव ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट एंड विलियम लैम्पटन। देखिए सर जॉर्ज एवरेस्ट का यहाँ पे एक फ़ोटो भी दिया हुआ है और विलियम लैम्पटन के द्वारा सबसे पहले सर्वे किया गया था। द एक्सटेंसिव सर्वे प्रिपेयर्ड मैप एंड टोपोग्राफिकल सीट शोइंग द ज्योग्राफिकल expanse of the country along with the location of the towns and cities. Moreover, the survey also made careful studies of the flora and fauna and geographical features like mountain rivers etc. which I have already told you कि यहाँ पे जो जोग्राफिकल फीचर्स थे जैसे कि पहाड़ पठार, फ्लोरा और फौना, किस तरह के जीव जंतु, किस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते थे, है ना, और जोग्राफिकल एक्सपेंसेस कितना था, जो भी टाउन और सिटीज़ कितने दूर में फैले हुए थे, इन सब चीज़ों का सर्वे किया जाता था फॉर द effective administration of the country. तो इस क्लास में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो टॉपिक है सोर्सेस वगैरह उसको क्लियर करेंगे।